लेनिन आम इनाम, ये वो इनाम था जो रूस में बहुत कम गैर मुल्की लोगों को मिलता था। गैर मुल्कियों के लिए सबसे बड़ा इनाम था, इससे बड़ा इनाम नहीं था। और लेकिन वो ये आपकी तवज्जो इस बात पे दिलाना चाहती हूँ, जिस पे वो भी काफ़ी गलत फहमी होती है, कि ये इनाम अदब से, सकाफत से कोई ताल्लुक नहीं रखता था। ये खालिस सियासी इनाम था, और वो खालिस सियासी मैदान के लोगों को, मतलब समाजी कारकुनों को, वही हर तरह के मुजाहिदीन अमन को दिया जाता था। तो अभी इफ्तिखार साहब ने आज सुबह को मुझसे पूछा था और किसकी सदीक को और मिला था, तो आप यकीन मानिए अदीब तो मुझे याद ही नहीं है, बल्कि जहाँ तक वही लेनिन आम इनाम याफ्ता लोगों की बात है तो मुझे वो भी याद नहीं आए। मुझे सिर्फ 2 नाम याद आए, ये अरुणा असफ अली हिंदुस्तान की, वो जो जिनको बहुत हम मानते थे, आप जानते हैं लिंक और पत्रे और को चलाती थी, जो कहते थे कि ये प्रावदा इज़वेस्टिया मुल्क के मरकजी अखबारों से ज्यादा लेफ्ट अखबार थे। तो बेशक है, उनको मतलब उनका बहुत वक़ार था रूस में, उनको मिला था। और दूसरे मुझे याद है, ये वो थे रमेश चंद्र साहब थे, जो आमन के आलम अमन कौंसिल के सदर थे। और वो भी उनको इसलिए याद आया मुझको कि मुझे उनसे ज़ाती तौर पर कोई मतलब अरुणा जी को तो मैं मौसी जी कहती थी, मैं बहुत करीब से जानती थी, और रमेश चंद्र साहब से बहुत ज़्यादा मुलाकात नहीं हुई, इसलिए मुझको अब कितने बरस हो गए उसके बाद मुझे याद है। मैं आपको मतलब आपकी तवज्जो इस बात पर दिलाना चाहती हूँ कि आप यकीन मानिए रूस में बहुत कम लोग मिलेंगे जिनको कोई लेनिन आम इनाम याफ्ता गैर मुल्की याद हो, जबकि फैज का नाम न सिर्फ याद है बल्कि उनकी किताबें अभी तक बहुत मशहूर मकबूल है। और आज भी फैज साहब के नाम पर जलसे मुनाकिद किए जाते हैं, उनको याद किया जाता है, उनके अशार पढ़े जाते हैं। वो किस तरह और क्यों हुआ, वही मैं आपको मुख्तसर तौर पर बताना चाहती हूँ। यानी यूं तो मैंने बता दिया कि वो उनको लेनिन इनाम से नवाजा गया, और लेनिन इनाम याफ्ता का मतलब था कि उनके आगे मतलब रूस की यूं कहिए महलों के दरवाजे वहां हुए थे, उनकी पहुंच वाकई बहुत ऊपर तक थी, लेकिन वहाँ जो इस तरह के लोगों को मतलब हमारे आला मेहमानों को वो एक तरह के हीरो बने थे रूस में, और कम से कम एक साल में एक बार ये इनाम पेश किया जाता था, और जिसको ये इनाम पेश किया जाता था वो उस साल भर का हीरो बनता था। वो किस तरह उनकी हर तरीके से शोहरत बढ़ाई जाती थी। यानी अब टेलीविजन खोले, हमारे 3-4 प्रोग्राम होते थे, ज्यादा नहीं, हर प्रोग्राम में वही शक्ल नजर आएगी, हर अखबार में आप खोलें वही है, फिर रिसाला को वही है, और कोई जलसा हो वही है। तो इसलिए फैज साहब का नाम और उनकी शक्ल सूरत पहचानी गई, यानी काफी अरसे तक वही उनको जैसे कि इम्पोज करते जा रहे थे, ये है तो वो। और फिर लेकिन एक खैर मैं उसको ये मुआजिजा नहीं, ये मतलब शायद मंतकी बात थी कि साथ साथ फैज साहब के कलाम पर काम शुरू हुआ और फैज साहब की शायरी तर्जुमा होने लगी। और बात ये हुई कि साथ साथ उनके एक तरफ उनका नाम हर जगह लिया जा रहा था, और साथ साथ अचानक अखबारों में, सबसे पहले अखबारों रिसालों में, और फिर उसके बाद किताब की सूरत में उनके अशार, उनकी नज़में मिलने लगे, और वे रूसी ज़बान में बेशक। तो फिर ये इनके कलाम का असर इस कदर ज़बरदस्त हुआ कि कोई शायद 2-3 साल के बाद
फैज साहब को तो पहचानने जाने लगे लोग, और सड़क पे जब वो होटल से निकलते थे उनको रोकते थे और कहते थे कि आप पाकिस्तानी शायर हैं, मेहरबानी करके इस किताब पर मुझको दस्तखत कीजिए, और उनका वो देते थे, उनकी किताब देते। एक बार मुझे याद है फैज साहब के साथ हम अस्पताल गए थे। उनको मतलब एक सहूलत जो उनको दी जाती थी वो लेनिन आमने नाम याफ्ता लोगों को और बड़े बड़े मेहमानों को, वो हमारे बेहतरीन क्रिमिनल का अस्पताल जो होता था उनको बहुत अच्छा मुआयना, डॉक्टर बेहतरीन थे वगैरह। तो फिर फैज साहब आए थे, उनकी कुछ शिकायत थी, तो मैं डॉक्टर को पहले, मैं मुतरजिम बनी थी फैज साहब की, मतलब मुझको, मैं उस जमाने में वो तालिब इल्म का जमाना था, फिर उसके बाद का जवान थी, तो मुझे लगाया जाता था फैज साहब के साथ मुतरजिम की तरह से। तो उनको लेकर हम अस्पताल गए थे, तो मैं समझाने लगी डॉक्टर को कि देखिए ये हैं पाकिस्तानी शायर, उनका नाम फैज अहमद फैज है। तो उन्होंने मुझको रोका, कहा कि आप मुझे इस कदर जाहिल न समझिए कि मैं जिंदा क्लासिक को न पहचानूं। ये फैज साहब का रुतबा था। तो बेशक ये बहुत खुशी की बात थी। अब आप पूछें ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, मतलब ये किस तरह हुआ, क्योंकि अब जो उर्दू शायरी जो है आप ही जानते हैं क्या क्या चीज है। खैर जहां तक नज्म के बात है वो अलग बात है, लेकिन जहां तक गजल के बात है ये तो मतलब ये किसी दूसरी जबान में जिसमें वो उर्दू फारसी शेरियात जो नहीं है तो वो मेरे ख्याल में मुंतकिल करना मुमकिन नहीं है। सिर्फ मतलब आप कोई एक सतह गजल की एक मानवीय सतह आप कर सकते हैं, लेकिन फिर तहदारी जो है गायब हो जाती है, लेकिन ये अलग बात है। लेकिन जहां फिर भी ये कैसे हुआ, और फैज की नज़में आप जानते हैं, फैज की नज़में और गजलें जो हैं उनकी गजलों और नज़मों में फर्क करना कभी मुश्किल होता है, इम्तियाज करना। यानी एक गजल नज़म के कुछ शक्ल में नजर आती है, कभी नज़म गजल के शक्ल में पेश की जाती है, लेकिन इसके बावजूद फैज के जो तर्जुमे हुए रूस में इस कदर मकबूल हुए, क्यों हुए, वो मैंने आपको एक मिसाल डॉक्टर की बताया। वो ये मतलब ये कोई राज की बात नहीं थी, इसके दो, मेरे ख्याल में दो वजह थी। हमारे पहले किस तरह तरीका है रूसी जबान में किसी गैर मुल्की शायर का तर्जुमा करना, पहले जबान वाले को पकड़ लेते हैं, मतलब जो जबान जानता है, जो अच्छी जबान जानता है, और लफ्जी तर्जुमा कराते हैं। फिर उसके बाद कोई बड़ा मतलब पायना जो मतलब कदावर शायर होता है, वो इस जो लफ्जी तर्जुमा करने वाले के साथ बैठता है और फिर मतलब वो पढ़ाता है, उसके अजनबी जबान की आवाजें सुन सुनकर रूसी जबान में कुछ करीब करीब इसी शक्ल में ढालने की कोशिश करता है। और खैर मतलब तो उनको मालूम है, माने मालूम है, क्योंकि लफ्जी तर्जुमा सामने है। तो बात ये हुई कि फैज के कलाम को जिन लोगों ने तर्जुमा किया वो रूस के सबसे ऊंचे सतह के शायर थे। ये थे यवतुशेंको, वज़नीसेंस्की, रीमा कज़ाकोवा, फिर कौन प्लिसिएत्स्की, यानी जो बजाते खुद बहुत बड़े शायर थे। तो इसलिए आप जानते हैं कि जब इतना वो अपने पाए का मतलब वो शायर तर्जुमा करता है तो मतलब वो जरूर मतलब कुछ